एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आपके लिए प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 परीक्षा तिथि 19 दिसंबर 2016 के इंग्लिश के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं आपको हिंदी का पूरा PYQ एंड बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पूरा PYQ, अब मैं इंग्लिश का PYQ आप लोगों के लिए डेली लेकर आती हूँ। यदि आप मेरी वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना रखी है। हिंदी PYQ यूपी टेट बाय निशा शर्मा सर्च कर सकते हैं। बाल विकास PYQ यूपी टेट निशा शर्मा सर्च कर सकते हैं। आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगी। उसमें 9 वीडियो पड़ी हैं जो सारे अब तक यूपी टेट हुए हैं, उनका सारा PYQ मैं करा चुकी हूँ। अब इंग्लिश हम कर रहे हैं तो इसमें दे रखा है परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प अंग्रेजी चुना है। इसका मतलब है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो वैकल्पिक भाषा है, वो ऑप्शनेबल लैंग्वेज होती है। इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में 3 में से आपको एक चुनना होता है। यदि आपने इंग्लिश को चूज किया है तभी आप इंग्लिश करेंगे, और संस्कृत को चूज किया है तो संस्कृत करेंगे, और उर्दू को आपने एक्सेप्ट किया तो उर्दू करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तब संस्कृत फिल कर दिया और एग्ज़ाम में जाके हम इंग्लिश सॉल्व करने लगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपका क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन पेपर रीड नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने ऑप्शन में संस्कृत फिल किया था। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 क्वेश्चन तक आपका सेकंड लैंग्वेज का एग्जाम होता है। अब आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश 61 से 90 है, और संस्कृत किया तो 61 से 90 संस्कृत रहेगा, और उर्दू किया तो उर्दू भी 61 से 90 ही रहेगा। ठीक है, तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव का प्रकार दिया हुआ है आप बताएंगे। दीज मैंगो आर राइप। दीज मिस ये, मैंगोज मिस आम, आर मिस हैं, राइप मिस पके हुए। ये आम पके हुए हैं। तो आप बताइए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, पसेसिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो कौन सा हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का क्या मीनिंग होता है? ये क्या कर रहा है? प्रदर्शन कर रहा है। किसको? नाउन को बता रहा है। क्या बता रहा है? नाउन क्या है यहाँ? मैंगो। मैंगो को क्या विशेषता बता रहा है कि वो मैंगो क्या है? पके हुए हैं। तो वो क्या बता रहा है? शो ऑफ कर रहा है। शो ऑफ जहाँ होती है वहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 62, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट वर्ड को आप चूज करेंगे और उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ही इंस्टीड डॉट सीइंग द डॉक्यूमेंट। वह डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट को देखने के लिए जोर दे रहा था। तो क्या दे रहा था? डॉक्यूमेंट में देखने के लिए जोर दे रहा था। तो इन आपका So the correct sentence is he insisted on seeing the document. Question number 63, how did Luz Long help Josh Owens? लुज लॉन्ग ने जोश ओन्स की कैसे हेल्प की? लुज लॉन्ग एडवाइज जोश टू ड्रॉ ए लाइन इन फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग हिज टेक ऑफ फ्रॉम देयर। लुज लॉन्ग ने एडवाइस दी जोश को कि एक तुम लाइन थोड़ा पीछे से ड्रॉ कीजिए बोर्ड पर, और अपना जहाँ आपको टेक ऑफ लेना है वहाँ। करेक्ट ऑप्शन इज ए, लुज लॉन्ग एडवाइस जोश टू ड्रॉ ए लाइन ए फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग हिज टेक ऑफ फ्रॉम देयर। जहाँ आपको टेक ऑफ करना है वहाँ आपको ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 64, 63 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कंप्लीट द फॉलोइंग। मैन इज बोर्न अकॉर्डिंग टू H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो के अकॉर्डिंग मैन का जन्म कब हुआ था? मैन का जन्म किस लिए होता है? टू डाई एंड
void, to return to dust, to be up and doing, to pray of God, to be up and doing, आगे बढ़ने के लिए और कुछ नया करने के लिए HW लॉन्गफेलो के अकॉर्डिंग मैन का जन्म होता है. Let us then be up and doing with a heart for any fate. Makes clear that man is born to be up and doing. Hence, option C is correct. लॉन्गफेलो के HW लॉन्गफेलो मानते हैं कि जो इंसान का मानव का जन्म होता है वो कुछ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए होता है, ना कि कुछ ना करने के लिए होता है. और जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है उसको और ज़्यादा करें, एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएं, देखोगे कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे. क्वेश्चन नंबर 65. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड डैश इट बिगेन टू रेन हैवीली. तो क्या हो जाएगा? व्हेन, देन, व्हाट, देन. तो क्या हो जाएगा? देन, THEN. क्यों हो जाएगा? हम रोड पर नहीं, हम पहुँचे नहीं थे, जैसे ही हम पहुँचे भारी बारिश शुरू हो गई. When before, scarcely when before are, hence option B is correct. Sentences. No sooner did we go out on the road than it began to rain heavily. Question number 66. The correct feminine of Ram is Eve. अब देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एक क्या होता है, घर पर बैठकर पेपर सॉल्व करने में कुछ और बात होती है और एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करने में कुछ और बात होती है. क्या है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, अच्छी तैयारी कर लेते हैं बस, बट वो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, टाइम बाउंडिंग जो होती है कि हमें इन्हीं घंटों में पेपर को कंप्लीट करना, उसका जो प्रेशर होता है बच्चे गलत कर देते हैं. रैम मान लेंगे भगवान जय श्री राम की फीमाइन कौन थी? सीता थी, लेकिन ये रैम और ईव होता है. फीमाइन ऑफ रैम इज ईव, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 67. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन. इज द बेस्ट स्टोरी. आपकी कहानी अच्छी है, आपकी कहानी अच्छी है. योर्स इज द बेस्ट स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 68. आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड. रवि ने अपने दोस्त से कहा कि कठिन परिश्रम करो. रवि सेड टू हिज फ्रेंड यू मस्ट वर्क हार्ड. रवि ने अपने दोस्त से कहा कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए. रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड दैट मस्ट वर्क हार्ड. रवि ने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए. रवि एडवाइज हिज फ्रेंड. रवि ने अपने फ्रेंड को सलाह दी कि आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 69. चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इज फॉलोइंग सेंटेंस. हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट प्लेजिंग डिस्ट्रेस. तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑक्सोमोरोन. कौन सा? ऑक्सोमोरोन. ऑक्सोमोरोन. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू टर्म्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाई साइड एंड दे फॉर्म्ड वन लवली फ्रेज हेयर. इन द प्रेजेंट सेंटेंस वर्ड प्लीजिंग एंड डिस्ट्रेस आर अपोजिट. तो ये प्लीजिंग और डिस्ट्रेस आपके अपोजिट हैं. जहाँ अपोजिट वर्ड होते हैं वहाँ ऑक्सोमोरोन होता है. क्वेश्चन नंबर 70. चूज द गिवन अपोजिट टू द मीनिंग टू द गिवन वर्ड. इसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है. फ्रैलिटी मीन्स क्या होता है? दुर्बलता. क्या होता है? दुर्बलता या कमजोरी. तो बी ऑप्शन. स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? शक्ति. क्वेश्चन नंबर 70. फ्रैलिटी मीन्स होता है दुर्बलता और स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 71. डिटेक्टेड पोएट्री मीन्स. डिटेक्टेड पोएट्री का मतलब क्या होता है? पोएट्री विच इंस्पायर. जो पोएट्री हमको इंस्पायर करती है. पोएट्री विच प्लीज. पोएट्री जो हमको शांत कराते हैं. पोएट्री विच टीचेस. पोएट्री जो हमको सिखाती है. पोएट्री विच इन्फॉर्म्स. जो हमें सूचना देती है. तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पोएट्री विच टीचेस.
Didactic poetry refers to poems that contain a clear moral or message or purpose to convey to its reader means poetry which teaches. इसका मतलब है जो थॉट्स, जो विचार, जो आइडिया हमको कन्वे कराती है पोएट्री, तो कुछ मैसेज देती है, कुछ अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो हमें सिखाती है. क्वेश्चन नंबर 72. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब. आइदर मुन्नी और चुन्नी. जब सेंटेंस आइदर से जुड़ा हुआ होता है तो सेंटेंस क्या होता है? एक वचन माना जाता है. या तो चुन्नी या मुन्नी का पेन खो गया है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? हैज. एक वचन के लिए क्या वो आता है? हैज. ठीक है. आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन. क्वेश्चन नंबर 73. पॉइंट आउट द वर्ड दैट हैज बीन रॉन्गली यूज्ड इन दिस सेंटेंस. पॉइंट आउट कीजिए उस वर्ड को जो इस सेंटेंस में गलत यूज हुआ है. इफ यू लॉस योर पासपोर्ट्स इन ए फॉरेन कंट्री इट विल इफेक्ट योर बैडली. यदि अगर आपका पासपोर्ट साइज विदेशी देशों में खो जाता है तो आपको उस पर खराब क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा या अफेक्ट पड़ेगा? क्या पड़ेगा? इफेक्ट. इफेक्ट नहीं होके उसे बोलते हैं अफेक्ट. क्या पड़ेगा? अफेक्ट. Effect word is wrongly used in the present sentence. There should be affect in place of effect. Hence, option B correct sentence. If you lose your passports in a foreign country, it will affect your badly. Question number 74. Poetry teaching should be basically process of. Poetry क्या सिखाती है? क्या सीखते हैं हम बेसिकली उससे? सैडनेस, क्राई, एंगर, जॉय. तो जब हम पोएम पढ़ते हैं आपको कैसी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है, ना कि गुस्सा आता है, ना रोते हो, ना दुखी होते हो. तो ये तो आप समझ भी सकते हो. जॉय, हम जॉय महसूस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल. तो दो प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है? स्पीकिंग एंड राइटिंग. जब हम कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या तो हम बोलते हैं या फिर राइटिंग करते हैं, लिख कर दिखाते हैं. लिसनिंग या स्पीकिंग या रीडिंग. राइटिंग या लिसनिंग, रीडिंग ये नहीं होते हैं. प्रोडक्टिव स्किल हमारी दो होती हैं, स्पीकिंग और राइटिंग. प्रोडक्टिव स्किल. द प्रोडक्टिव स्किल आर स्पीकिंग एंड राइटिंग बिकॉज लर्नर्स डूइंग दीज नीड्स टू प्रोड्यूस लैंग्वेज. दे आर आल्सो नोन एज एक्टिव स्किल्स. ये क्या होती हैं? एक्टिव स्किल्स होती हैं. क्वेश्चन नंबर 76. लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ. लिंग्विस्टिक की स्टडी किसकी है? ह्यूमन लैंग्वेज की. जब हम ह्यूमन लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 77. डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन रीडिंग. जो डिसलेक्सिया बीमारी होती है, जो डिसेबिलिटी होती है, जो डिफिकल्टीज होती है, वो हमें पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. क्वेश्चन नंबर 78. कैसे क्रिएट करती है? हम वाज का शौ पढ़ते हैं, यू का ए पढ़ते हैं, इस तरीके से हमको उल्टा दिखाई देता है. क्वेश्चन नंबर 78. द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज. रैपिड रीडिंग का क्या उद्देश्य होता है? क्या पर्पज होता है? जैसे आपने न्यूज में भी सुना होगा रैपिड फायर आने वाला है. रैपिड फायर का मतलब है फॉर स्पेसिफिक डिटेल. किसी भी टॉपिक पर. आज का टॉपिक क्या चल रहा है? पंजाब में क्या आ रही है? बाढ़ आ रही है, तो उसके रैपिड फायर आता है, तो आप समझ लोगे रैपिड रीडिंग क्या होती है? फॉर स्पेसिफिक डिटेल. क्वेश्चन नंबर 79. व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू. गंगा सिंबलाइज क्या है जवाहरलाल नेहरू के? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. इट इज ए सिंबल ऑफ इंडिया, एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन. गंगा ये प्रतीक है कि जो इंडिया का कल्चर है, संस्कृति है, जो यहाँ की नागरिकता है, वह बहुत पुरानी है. सोर्स क्या है इसका? हाई स्कूल की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो यूपी बोर्ड की है, चैप्टर 3 लेसन गंगा रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू. प्रोज में से ये आपका क्वेश्चन उठाया गया है.
क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट डैमेज द क्रॉप इन लेंचो फील्ड। लेंचो का जो खेत था वो किससे, फसल थी वो किससे डैमेज हो गई थी, किससे हो गई थी, हेल स्टोन से। ये 10th क्लास में प्रोज में चैप्टर है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इसमें एक लेंचो नाम का किसान रहता है, वो एक पहाड़ी पर रहता है और वो क्या करता है कि उसे ये विश्वास होता है कि भगवान के लिए वो एक लेटर लिखता है और भगवान से कहता है कि मेरी फसल डैमेज हो गई है औरों से और मुझे 100 काउंट पीस का मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो जब ये पोस्ट ऑफिस में इस तरीके का लेटर जाता है कि इस लेंचो नाम का जो इंसान है इसका भगवान के प्रति फेथ कितना है, तो उन सब के पोस्ट ऑफिस के जो जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सब ने पैसे कुछ पैसे पाउंड ऐड कर करके उसको 100 पाउंड भेज देते हैं। तो इस तरीके की स्टोरी है, ये 10th क्लास में है। ये लेटर टू गॉड बाई किसने लिखी है, G.N. ह्यूम्स ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट डज Lorenzo order when he learns that Portia is on her way of Belmont? लोरेंजो पोर्ट्रिया को क्या सिखाते हैं, म्यूजिक। लोरेंजो पोर्ट्रिया को क्या सिखाते हैं, म्यूजिक। लोरेंजो ऑर्डर्स म्यूजिक व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्ट्रिया इज हर वे ऑफ बेलमोंट जब रास्ते में पोर्ट्रिया क्या सीखती है, म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 82, in court how does Antonio react to Shylock's insistence on collecting his pound of flesh? जब मांस का एक टुकड़ा साइलॉक और एंटीनियो कोर्ट में कैसे रिएक्ट करते, ही वो डेट ही विल मीट साइलॉक हेटर्ड विथ पेशेंस, वो अपने पेशेंस को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू लोरेंजो प्लान हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर हाउस। जेसिका अपने फादर के घर को कैसे छोड़ती है, लोरेंजो का क्या प्लान होता है। ए, शी विल डिस्क्लोज हरसेल्फ एज लोरेंजो टच बियरर एंड स्लिप आउट अनडिटेक्टेड। हाउ डज साइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज। देखो इस एग्जाम को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जिसने ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है तो ये सारी स्टोरीज हैं उसमें, साइलॉक की, वुडवर्थ की, विलियम शेक्सपियर, ये सारी स्टोरियाँ उनके लिए तो इजी हो जाता है। अब जिन्होंने इंग्लिश बीए में नहीं पढ़ी है उनके लिए ये टफ हो जाएगा कि जब हमें स्टोरी का ही नहीं पता होता। ग्रामर तो ऐसी होती है, ग्रामर बच्चा कर लेता है, लेकिन ये जो स्टोरी हैं ये वही बच्चा पढ़ता है जिसने इंग्लिश पढ़ी हो ग्रेजुएशन में। अब ऐसा नहीं है कि जो बीएड या बीटीसी बच्चा कर रहा है वो सब बीए ही करके आते हैं, बीएससी वाले भी होते हैं, बीकॉम वाले भी होते हैं, बीसीए वाले भी होते हैं, बीटेक वाले भी होते हैं। तो इस तरीके के बच्चों को उनको प्रॉब्लम हो जाती है यदि साहित्य से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लिटरेचर से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाउ डज साइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लैश, बेसिनो एंड एंटीनियो। तो एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर रिवेंज, एक उन्हें ऑप्शन मिलता है रिवेंज देने का। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट रीजन डज एंटीनियो गिव द बीइंग सैड इन द ओपनिंग सेंस ऑफ द प्ले। इस प्ले में, इस नाटक में क्या सेंस खुलकर आता है, जो एंटीनियो दुखी रहता है उसका क्या कारण देता है, सी ही गिव्स नो रीजन, वह कोई भी कारण नहीं दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 86, whom does Bassanio agree to bring with him Belmont? बेसिनियो क्या एग्री करता है, सहमत होता है, किससे होता है, ग्रेटिनियो से। किससे, बेसिनियो एग्री टू ग्रेटिनियो टू ब्रिंग विद हिम टू बेलमोंट जाने के लिए वो किसके साथ एग्री होता है लाने के लिए, ग्रेटिनो। क्वेश्चन नंबर 87, point out the error in the following incorrect sentence. I can learn poem, मैं पोएम सीख सकती हूँ, more easy than speeches. पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की जगह मैं पोएम अच्छे इजी वे में सीख सकती हूँ, तो ये क्या है,
कॉम्परेटिव डिग्री है, जब कॉम्परेटिव डिग्री होती है तो मोर इजी, क्या गलत है, मोर इजी, यहाँ क्या आएगा, देन आएगा, क्या आएगा, जो कंपैरेटिव डिग्री वाली वो होती है EASI एजियर आएगा। मोर इजी कब आता है, जब हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती, और एजिजी कब आता है, जब हमारी पॉजिटिव डिग्री होती। तो करेक्ट सेंटेंस, आई कैन लर्न पोएम इजियर देन स्पीचेस, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह पोएम सीख आसानी से सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 88, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ये पैसिव दे रखे हैं, एक्टिव वॉइस आपको बताने। व्हाई डोंट यू हैव योर आइज टेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है तो ये पैसिव है। द नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये पैसिव है। स्टेप्स हैड बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये आपकी कट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन नंबर, पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड टू ब्रिंग आउट द मीनिंग इन सेंटेंस, इस सेंटेंस में करेक्ट मीनिंग क्या आने वाला है। वुमेन हैव ऑलवेज ड्रेस्ड टू फिगर फ्लो, वो ये आ जाएगा डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन द ब्लैंक ऑफ द सेंटेंस, कैमोफ्लेक्स मीन्स अ वे of hiding something by painting it, covering it with leaves or branches to make it harder to see, hence option D is correct. Correct sentence, women have always dressed to camouflage figure सॉरी आज काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा हमारी वीडियो में। Point out the correct indirect speech of the sentence. Would you like to come with us? They said. Indirect speech में करना है आपको, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। They asked me if I would like to come with them. दे का क्या हो जाएगा, them हो जाएगा, दे का them, अस का them हो जाएगा, अस क्या है, दे, अस किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, 123/100 यही होता है ना। फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। तो इसमें क्या है, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिग्री, इन सभी की मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिनसे आपको आप इनको जान पाएँ अच्छे से। आज हमारी सेशन में काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए सेशन लेकर आई। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप मेरी इस वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर जाइए, और चैनल पर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं। हिंदी PYQ, बाल विकास PYQ एंड इंग्लिश PYQ अब आपका चल रहा है, आप उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको उनसे कितनी हेल्प मिलती है। यदि आपको हेल्प मिलती है, ज़रा भी आपको 10% भी कुछ हेल्प मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, और जो भी आपका सजेशन हो उस सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई आपको कमी दिख रही है उसे भी लिखें, कोई आपको, मुझे इससे क्या होगा, मैं मोटिवेट हो पाऊंगी और उस कमी पर या उस चीज़ पर मैं काम कर पाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।